नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झांकी न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित स्टेट हैंगर में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने उनकी सेहत के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वहीं जानकारी के अनुसार वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को बेहतर इलाज के लिए विशेष विमान से नई दिल्ली भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मंत्री के स्वास्थ्य को लेकर अधिकारियों से भी बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। रांची के सिरम टोली रैंप को लेकर आदिवासी संगठन के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उस मुद्दे को लेकर आदिवासी संगठनों ने 22 मार्च को बंद का आह्वान किया है। वहीं केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने इस बंदी का समर्थन न करने का फैसला लिया है। उन्होंने समाज के लोगों से अपील की है कि वे इस बंदी का समर्थन न करें, क्योंकि कुछ दिन बाद ईद का त्यौहार और सरहुल पूजा होने वाली है। कुछ लोग समाज में भ्रम फैला रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग सरकार से एक तरफ जमीन देने के नाम पर 30,35,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं और दूसरी तरफ विरोध का हिस्सा बनकर समाज में भ्रामक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। तिर्की ने साफ तौर पर कहा कि ऐसे लोग समाज के हित में काम नहीं कर रहे हैं और केवल अपनी निजी राजनीतिक लाभ के लिए समाज को विभाजित कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से इस तरह के भ्रमपूर्ण विचारों से बचने की अपील की और एकजुट रहने का आह्वान किया। आज दिन से आप लोगों ने देख रहे होंगे कि जिस तरह से सिरम टोली सरना असल में जो भवन ब्रिज को लेकर के जो मुद्दा जो बनाया जा रहा है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और उसी राजनीतिक षड्यंत्र को हम लोग पर्दाफाश करने के लिए इस तरह का आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। क्योंकि जो एक 35 लाख का एक मामला जो आया है, मैं बताना चाहता हूं कि ये देखिए, ये अरविंद हंस है जो मेरे नाम से जो केंद्रीय सरना समिति का जो नोटिस आया था, उस नोटिस को ही व्यक्ति रिसीव किया और रिसीव करने के बाद ये व्यक्ति यही फॉर्म जो भोजन विभाग से जो आता है, इस फॉर्म को भरा और बोले कि पैसा हमको मिलना चाहिए। और इस पैसा को मांग करने के लिए जो लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग सब इसमें हिस्सेदारी के भागीदार थे कि जो 35 लाख जो मिलेगा सब में हमको हिस्सा मिलना चाहिए। और जब पता चला कि ये जमीन गैर मजरूआ आम है, तो जब पता चला कि गैर मजरूआ आम है तो पैसा कैंसिल हो गया, पैसा किसी को नहीं मिला। जब पता चला संगठन के लोगों को और अरविंद हंस को कि पैसा जब नहीं मिलेगा तो फिर ये जो ब्रिज जो बन रहा है हम लोग उसका विरोध करेंगे, मतलब एक मुद्दा बनाया गया। इन लोगों ने ब्रिज का ऑलरेडी 10 फीट, मतलब मेरा कहने का मतलब ऑलरेडी 10 फीट ले चुकी है जमीन पहले सरना साल का, जो इन लोगों ने कभी उसका पहले विरोध नहीं किया, क्योंकि ये आवेदन दे चुके थे कि हमको पैसा चाहिए 35 लाख रुपए का। और जो अभी संगठन में जो लोग अगुवा बन रहे हैं, जो लोग और कुछ राजनीतिक पार्टी के, सबका तालमेल था इसका साथ में, लोग कह रहे थे कि जो पैसा मिलेगा हम लोग अपना बंदर बांट करेंगे। और जब पता चला कि 10 फीट लेने के बाद हम लोग को 35 लाख रुपए नहीं मिला, तब इन लोगों ने रैम का मामला को मुद्दा बनाया और फिर इसके राजनीतिकरण करते हुए फिर उसका विरोध प्रदर्शन चालू किया। कभी मानव श्रृंखला, तो कभी पुतला दहन, तो कभी मसाल जुलूस, तो कभी बंदी करने का जो प्रयास करे। तो तमाम समाज के अगुवागण से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो समाज के लोग जो सरना जमीन को जो बेच करके अपने आप को पैसा के लिए मुआवजा मांग करते हैं और उसके हिस्सेदारी खोजने वाले के साथ कतई मत दें और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करें और ऐसे लोगों को चिन्हित करके अपने गांव घरों में भी घुसने देने से मना करने का काम करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव द्वारा किए गए जुबानी हमले पर विधायक सरयू राय ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने तेजस्वी यादव की आलोचना करते हुए कहा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनका नेतृत्व बिहार को 2005 से लगातार आगे बढ़ा रहा है। सरयू राय ने कहा कि तेजस्वी यादव की समझदारी कितनी है ये उनके सवाल से ही साबित हो जाता है। उन्होंने नीतीश कुमार को कंप्यूटर इलिटरेट कहा है, जबकि हम भी कंप्यूटर के मामले में बहुत उम्दा नहीं हैं। तेजस्वी यादव युवा हैं और ये कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री की काबिलियत को नकारा जाए, परंतु 2005 के बाद बिहार में जिस तरह से बदलाव हुआ है वह किसी से छुपा नहीं है। 2005 से पहले की स्थिति और आज की स्थिति में भारी फर्क है। आज बिहार की हालत पहले से 1000 गुना बेहतर है। लगता है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव 2005 से पहले की स्थितियां भूल गए हैं। उन्होंने ये बयान को बिहार चुनाव को लेकर की जा रही रणनीति का हिस्सा बताया। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, अब तेजस्वी यादव की समझदारी कितनी है उनके सवाल से ही साबित होता है। कंप्यूटर लिटरेसी में
तो हम लोग भी कोई बहुत उम्दा नहीं है, सामान्य अपना काम करने भर जानते हैं। इसलिए कौन लिटरेट है तेजस्वी यादव के बारे में बहुत वो कहते हैं। बच्चे हैं, नौजवान हैं, अब विरोध करना है, वो साबित करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री काबिल नहीं है। तो 2005 से अब तक तो बिहार को इन्होंने आगे ही बढ़ाया है और 2005 में जो बिहार की स्थिति थी आज उससे 1000 गुना बेहतर है। तो मुझे लगता है कि अपना समय लोग भूल जाते हैं। अब क्या प्लानिंग है तेजस्वी यादव की, आरजेडी की अगले चुनाव के बारे में, उसको ध्यान में रखकर ही ये सारी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। वहीं सरयू राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त पेयजल समस्या को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागीय मंत्री और नगर विकास मंत्री से मिलकर इस समस्या से अवगत कराया है और इसे जल्द सुलझाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। पेयजल के बारे में पेयजल के हमारे जो मंत्री जी हैं इनसे भी मिला था, नगर विकास मंत्री से भी मिला था परसों, कि भाई हम लोगों के क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में पेयजल स्वच्छता विभाग ही योजनाओं का संचालन कर रहा है। हमारे यहाँ मानगो पेयजल परियोजना है, 125 करोड़ लगाकर बनी है, चल नहीं रही है, क्योंकि जितना ध्यान देना चाहिए पेयजल स्वच्छता विभाग को नहीं दे रहे हैं। तो मैंने उनसे आग्रह किया है कि इसको आप नगर विकास विभाग को दे दीजिए, नगर निगम चलाए। शहरी क्षेत्रों की योजनाएं अब नगर निगम ही चला रहा है, तो हम योजनाएं बना लेते हैं और चलाने के लिए जो आवश्यक थोड़ा सा खर्चा चाहिए वो उसको नहीं करते हैं, और खर्च भी करते हैं तो समय पर नहीं करते हैं। पंप सेट चाहिए एक्स्ट्रा नहीं रहता है। एक पंप सेट जल गया तो पानी की सप्लाई में बाधा हो जाती है। इसलिए पूरी तरह से पेयजल पहुंचाने का विभाग का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम घर तक पेयजल पहुंचाएं। वहीं आदित्यपुर से लेकर गम्हरिया तक टाटा कांड्रा मुख्य सड़क के चौराहों पर CSR के तहत ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगाया गया है। इसके संचालन को लेकर शुक्रवार को समीक्षा बैठक का आयोजन जियाडा सभागार में किया गया। बैठक की अध्यक्षता सरायकेला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने की। मौके पर चेन्नई की ZF कंपनी द्वारा CSR फंड से आदित्यपुर से गम्हरिया तक विभिन्न 8 चौराहों पर लगाए गए ट्रैफिक लाइट सिग्नल के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक में आदित्यपुर आकाशवाणी चौक एवं शेरे पंजाब चौक ट्रैफिक लाइट सिग्नल नजदीक होने एवं सुबह शाम व्यस्ततम समय में ट्रैफिक जाम लगने की समस्या को प्रमुखता से उठाया गया, जिस पर प्रस्ताव आया कि इन दोनों ट्रैफिक लाइट को व्यस्ततम समय में बंद रखा जाए। एसपी मुकेश लुनायत ने बताया कि ZF कंपनी ने CSR के तहत ट्रैफिक लाइट्स लगवाए हैं जो यातायात को सुलभ बनाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए उन पर जुर्माना भी लगाएगी। बैठक में आदित्यपुर नगर प्रशासक रवि प्रकाश, जियाडा क्षेत्रीय उप निदेशक दिनेश रंजन, DTO गिरजा शंकर महतो समेत एशिया एवं इसरो के अध्यक्ष मौजूद थे। जब नॉर्मल है तो उस समय हम येलो सिग्नल करके छोड़ दें और लंच रखें। क्या पुलिस प्रशासन के विशेष अन्वेषण में ये ट्रैफिक लाइट स्थापन हुआ है और इसके माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि रोड सेफ्टी से संबंधित जो भी नियम हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित हो सके। और आप लोगों के माध्यम से सभी सरायकेला खरसावां जिले वासियों को ये अनुरोध करना चाहेंगे कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और रोड सेफ्टी के जो निर्देश हैं, जो उसके गाइडलाइंस हैं, उसका अनुपालन करें। इसके क्रम में आज हम लोगों ने जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं आदित्यपुर और गम्हरिया क्षेत्र के, उनके साथ भी बैठक की आयडा सभागार में और उनसे भी फीडबैक लिया कि किस प्रकार से इसको और बेहतर बना सकें, किस प्रकार से इसको और अच्छे से क्रियाशील कर सकें। और जो उनका फीडबैक प्राप्त हुआ है उस पर हम लोग त्वरित रूप से कार्रवाई करेंगे। सरायकेला जिला में आदित्यपुर से लेके गम्हरिया थाना तक कुल 9 जगह ट्रैफिक सिग्नल लाइट का विधिवत उद्घाटन किया जा रहा है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से ZF ग्रुप के द्वारा ये CSR को धन्यवाद देना चाहूँगा और उसी के साथ समस्त जिलावासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि ट्रैफिक सिग्नल आप लोगों के लिए लगा है, आपकी सहूलियत के लिए लगा है और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को राज्य के 2 कैबिनेट मंत्रियों के बीच तीखी बहस हो गई। ये विवाद कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव के एक सवाल पर शुरू हुआ, जिसे कांग्रेस के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने तूल दे दिया।
प्रदीप यादव ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से सवाल किया कि उनके क्षेत्र में बने नर्सिंग स्कूल का भवन कब से तैयार है, तो वो स्कूल कब शुरू होगा। इस सवाल का जवाब देने के बजाय डॉक्टर इरफान अंसारी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भवन कब से बनकर तैयार है, ये मुझसे बेहतर खुद माननीय विधायक जानते हैं। सदन में इस कटाक्ष के बाद विवाद बढ़ गया। प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंत्री को इस तरह से कटाक्षपूर्ण भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए और प्रश्न का सीधे उत्तर देना चाहिए। गोड्डा जिला में एक भी सरकारी नर्सिंग कॉलेज नहीं है महोदय, ये मैं स्वीकार करता हूँ महोदय, वहाँ कॉलेज नहीं है। निश्चित तौर पर वहाँ कॉलेज होना चाहिए था और प्रदीप जी काफी अनुभवी विधायक रहे हैं महोदय, और हमें लगता है कि कितने 4 बार के विधायक रहे हैं, 5 बार के महोदय, और 5 बार के विधायक हैं, उसके बाद भी वहाँ कॉलेज नर्सिंग कॉलेज नहीं है महोदय। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा महोदय कि मैं बहुत जल्द गोड्डा को महोदय नर्सिंग कॉलेज की सौगात में दूंगा महोदय। दूसरा है महोदय, राज्य में महोदय लगभग 14 नर्सिंग संस्थाओं को संचालन हम लोग कर रहे हैं महोदय, 14 कर रहे हैं महोदय। कल्याण विभाग के अंतर्गत महोदय प्रज्ञा फाउंडेशन महोदय समझने का प्रयास कीजिए ना, सौगात की जरूरत नहीं है, कॉलेज बन के तैयार है, आपने स्वीकार भी किया है। प्रश्न को पढ़िए जो उत्तर आपने लिखा है, भवन बन के तैयार है। हम पूछ रहे हैं कि ये कब बना और कब चालू होगा, सीधा बताइए ना, इतनी भाषण की जरूरत कहाँ है। चलिए माननीय मंत्री जी, कब से चालू कॉलेज नर्सिंग कॉलेज कब बना, हमसे अच्छा तो वही जानते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए फिर कब से चालू बताइए, कोई प्रश्न है महोदय, कब बना? आप बनवाए होंगे, इसका मतलब बना कब बनवाएंगे ये भी आपको पता है। लेकिन महोदय मैं आश्वस्त करता हूँ माननीय विधायक को कि मैं बहुत जल्द इसको चालू करवाऊंगा महोदय, और बहुत जल्द। गोड्डा से मेरा से लगाव है महोदय, हमारा क्षेत्र भी संसदीय क्षेत्र भी रहा फादर का महोदय, तो निश्चित तौर पर महोदय हम चाहते भी हैं कि राज्य के बच्चे हमारे पढ़े महोदय। मेडिकल के क्षेत्र में महोदय अच्छा प्रश्न है, निश्चित तौर पर चलेगा महोदय। संसदीय कार्य मंत्री वर्तमान बोलिए। पता नहीं क्यों ये प्रतीत होता है कि ऑब्जेक्टिव सवाल भी नहीं आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जवाब भी नहीं आ रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह होगा माननीय मंत्री से कि ऑब्जेक्टिव जवाब होने चाहिए। ये कटाक्ष की भाषा उचित नहीं है सदन में। चलिए, तो मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से जरूर आग्रह करूंगा कि ऑब्जेक्टिव जवाब दीजिए, और ऑब्जेक्टिव जवाब मर्यादा पूर्वक होना चाहिए। हालांकि बाद में झामुमो कोटे के मंत्री हफीजुल हसन ने इस मामले पर लीपापोती की और कहा कि विपक्ष को भ्रमित करने के लिए ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। परसों जो परसों हम जो अपना बयान दिए थे उसमें क्या बोले थे कि 2 भाई एक घर में आया मेहमान और घर में कुछ था नहीं, जो हम कल बोले तो बोले भाई की कर भी मेहमान तो एक लोग कुछ हो नहीं, बोले हमने लड़ अपने लड़े दियो भाग देखते तो भाग जा तो मेहमान। अच्छा। तो वही चीज़ हम लोग अपनी कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी। हाँ, बीजेपी को हावी नहीं होने देना, अपने हम लोग को लड़ना है, उसी को देखते रहे। आदित्यपुर क्षेत्र के उद्योग को उनकी जरूरत के मुताबिक स्किल्ड कुशल श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। ये MOU उद्यमी संगठनों और स्किल्ड प्रशिक्षण संस्थाओं के बीच सियाड़ा सभागार में हुआ। इस MOU के तहत छात्रों को स्किल्ड बनाने में आने वाले खर्च को जियाडा और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से वहन करेंगे। MOU पर हस्ताक्षर करते समय जिले के श्रम अधीक्षक अविनाश कुमार, जियाडा के क्षेत्रीय उपनिदेशक दिनेश रंजन, DC रविशंकर शुक्ला, उद्यमी संगठन एशिया और इसरो के अध्यक्ष समेत कई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के संचालक मौजूद थे। इस समझौते के तहत उद्यमी संगठन अपनी जरूरत के मुताबिक स्किल्ड श्रमिकों की जानकारी श्रम विभाग को देंगे। इसके बाद श्रम विभाग विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों से योग्य श्रमिकों को उनके उद्योगों में ट्रेनिंग के लिए भेजेगा। ट्रेनिंग के बाद उन कुशल श्रमिकों को बॉन्ड के तहत कम से कम 2 वर्षों तक उद्योगों में काम करना होगा। श्रम अधीक्षक ने बताया कि इस पहल से आदित्यपुर क्षेत्र के उद्योगों को कुशल श्रमिक मिलेंगे और साथ ही प्रशिक्षित श्रमिकों की उपलब्धता में भी वृद्धि होगी। ये MOU उद्योगों और छात्रों दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। डिपार्टमेंट और साथ में जो हमारे यहाँ स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाली
एजेंसीज़ हैं, पॉलिटेक्निक हैं, ITIs हैं, उनके और साथ ही साथ यहाँ की काफ़ी हमारे MSMEs हैं आदितपुर क्षेत्र में और सरायकेला खरसावां जिले में, उनके बीच में एक ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है जिसके माध्यम से इंडस्ट्री जो लोकल है उसके रिक्वायरमेंट के आलोक में हम लोग जो ट्रेड्स हैं उसमें ट्रेनिंग करवाएंगे और ये इंश्योर कराएंगे कि जो लोकल यहाँ के युवा हैं उनको यहीं पर ट्रेनिंग दिलवा करके और यहीं की लोकल इंडस्ट्रीज़ में अच्छे से अच्छी जॉब मिल सके और माइग्रेशन का जो इशू है उसको हम लोग रिजॉल्व कर सकें। हम लोग देख रहे थे कि यहाँ से बच्चे ट्रेनिंग लेके बाहर जा रहे हैं और फिर बाहर जाते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। वहाँ पर उनको बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा था और जबकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ काफ़ी है। तो फिर DC साहब की पहल से हम लोगों ने एक यहाँ पर मीटिंग करी सभी इंडस्ट्रीज़ के साथ, इस पर चर्चा की। तो एक आया कि यहाँ पर जब बच्चे अगर ट्रेनिंग भी लेते हैं तो उसके बाद फिर बाहर चले जाते हैं, तो दोनों की समस्याओं को हम लोगों ने समझा और उसके समाधान के रूप में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार किया है, जिसमें जितने भी हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक ITIs और स्किलिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो सभी ट्रेनिंग देंगे, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग है। उसके बाद चूँकि उनको ट्रेनिंग असली इक्विपमेंट्स पे, असली मशीन्स पे भी होनी ज़रूरी है ताकि उस गुणवत्ता के साथ वो तैयार हो सके, तो एक सुपरवाइजिंग भी ये लोग सुपरवाइज़र भी अपॉइंट करेंगे जितने इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, जो समय समय पर उनको गाइड करेंगे स्किल इंस्टीट्यूट्स और पॉलिटेक्निक्स ITIs को। और फिर उसके बाद ये बच्चे जो है वहीं पर जाएंगे और ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेंगे। जो NAPS प्रोग्राम जो हमारा चलता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम, उसके तहत वहाँ जाएंगे, स्टाइपेंड उनको भी मिलेगा उन 6 महीनों में। फिर जब वो 6 महीने की ट्रेनिंग वो पूरी कर लेते हैं, उसके बाद अनिवार्य रूप से 2 साल उन सभी बच्चों को उसी इंस्टीट्यूट में काम करना पड़ेगा ताकि इंस्टीट्यूट के में भी माइग्रेशन ज़्यादा ना हो। आदित्यपुर एस टाइप दुर्गा पूजा मैदान में 3 दिवसीय 18वीं राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 23 मार्च तक चलने वाले इस प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन शुक्रवार शाम 5:30 बजे होगा। झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन एवं परवीन सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में राज्य के 200 से भी अधिक बॉक्सिंग खिलाड़ी, कोच आदि शामिल होंगे। आयोजन को लेकर प्रेस वार्ता में झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष RK सिन्हा, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी से पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह तथा सचिव राजीव वर्मा कुक्कू ने संयुक्त रूप से बताया कि उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आदित्यपुर नगर निगम की उपनगर आयुक्त पारुल सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज पूर्णिमा महतो उपस्थित रहेंगी। वहीं प्रतियोगिता के दूसरे दिन 22 मार्च को विधायक दशरथ कागराई, सरायकेला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जबकि 23 मार्च प्रतियोगिता के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन शामिल होंगे। टाटा स्टील के VP उत्तम सिंह एवं VP सुंदर रमन भी उपस्थित रहेंगे। राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता को लेकर M टाइप दुर्गा पूजा मैदान में बॉक्सिंग रिंग समेत अन्य तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रतियोगिता में 2 अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी एवं गोल्ड मेडलिस्ट अनीता केरकेट्टा एवं शुभम दुबे भी शामिल होंगे, जिनकी देखरेख में आयोजन संपन्न होगा। पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने कहा कि आज खेल क्षेत्र में करियर बनाने की असीम संभावना है, जिस पर खिलाड़ियों को फोकस करना चाहिए। झारखंड राज्य बॉक्सिंग एसोसिएशन की 18वां वार्षिक आयोजन जो है, ये इसकी डिसीजन हुई कि जमशेदपुर में हम लोग रखेंगे। इसकी जब बात चल रही थी तो विधायक अरविंद सिंह जी, पूर्व विधायक अरविंद सिंह जी ने इसमें बहुत आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करने की जिसे हम लोगों ने सरायकेला बॉक्सिंग एसोसिएशन ने मान लिया इसका सहयोग लेने के लिए। इसमें लगभग 200 प्रतियोगी भाग लेंगे। ये प्रतियोगिता लगभग आपका 3 दिनों चलेगी, 21, 22, 23। शाम 5:30 बजे से शुरू होकर 8:30 बजे तक का इसका समय, 11 बजे तक का समय है। और इसके साथ ये है आपका, इस प्रतियोगिता में झारखंड के 2 लड़कियां हैं जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में भाग ही नहीं लिया है बल्कि मेडल भी।
इधर जमशेदपुर के गोविंदपुर प्रकाश नगर गरुड़ बासा में शंभू लोहार की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने अभियुक्त तुषार कर्मकार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मृतक का रिश्ते में भाई है। इनके बीच आपसी विवाद चल रहा था। घटना के दिन आवेश में आकर तुषार ने गोली चलाई थी। शुक्रवार को जिला पुलिस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर सिटी एसपी कुमार शुभाशीष ने गिरफ्तारी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद गोविंदपुर थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई शुरू की और सिटी डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। जांच के क्रम में तुषार कर्मकार को खेर बनी फुटबॉल ग्राउंड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। तुषार की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर कान में प्रयुक्त गोली का खाली खोखा मनपीटा साईं मंदिर के पास से बरामद किया गया। हालांकि घटना के बाद ही पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था, जिस दौरान बलराम कर्मकार के घर के पीछे की गली से एक पिस्टल, एक जिंदा गोली और एक मैगजीन बरामद हुआ था। गिरफ्तार अभियुक्त तुषार कर्मकार भी प्रकाश नगर गरुड़बासा का रहने वाला है। एसपी के अनुसार घटना वाले दिन भी का आपस में विवाद हुआ था। इसी कारण गुस्से में तुषार ने अपने फुफेरे भाई शंभू को गोली मार दी थी। हथियार था उसको हम लोग पीओ के पास से ही रिकवर कर दिया। उसको छुपाने की कोशिश की गई थी, बट पुलिस ने उसमें कार्रवाई करके उसको रिकवर कर लिया और 18 मार्च को हमने एक एफआईआर इसमें लॉन्च किया है। और इसके बाद कल मतलब कि 20 मार्च को जो इसमें व्यक्ति है तुषार कर्मकार, जो कि 19 वर्ष का है और रहने वाला है गोविंदपुर का ही, उसी एरिया का रहने वाला था ये, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया और उसके निशानदेही पे जो खोखा हमने उधर यूज किया गया था उस ये इसमें गोली कांड में, उसको हमने बरामद कर दिया। हत्या का कारण ये था कि हमें जो सूचना मिली कि 1 जनवरी ऑनवर्ड्स ये दोनों मेरे फुफेरे भाई ही हैं, रिश्तेदार ही आपस में। इन लोग का 1 जनवरी ऑनवर्ड्स इन लोग का लड़ाई होना शुरू हो गया था, किसी चीजों को लेकर अनबन होता था। और जिस दिन घटना हुई थी 17 तारीख को, उसमें फिर से किसी छोटे से चीज को लेकर लड़ाई वड़ाई हुई थी और तुषार के पास एक हथियार था जिसमें उसने आवेश में आके गोली चला दी। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने 21 मार्च के लिए जारी ऑरेंज अलर्ट में राजधानी रांची सहित झारखंड के कई जिलों में मूसलाधार बारिश, तेज हवा और ओलावृष्टि की चेतावनी दी थी और ये पूर्वानुमान सही साबित हुआ। बारिश के दौरान कुछ समय के लिए अंधेरा छा गया, जिसके बाद मौसम में ठंडक का एहसास हुआ। बारिश के कारण तापमान में कुछ गिरावट भी आई, जिससे लोगों को सुबह और रात में ठंड का एहसास हुआ। इधर मौसम विभाग ने आगामी 22 और 23 मार्च के लिए भी अलर्ट जारी किया है। इन 2 दिनों में झारखंड के विभिन्न जिलों में तेज बारिश, हवा चलने और ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। 22 मार्च को झारखंड राज्य के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, रांची, खूंटी, गुमला, रामगढ़, हजारीबाग और उत्तर पूर्वी जिले जैसे देवघर, धनबाद, दुमका आदि इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मौसम परिवर्तन के दौरान बिजली गिरने और ओलावृष्टि की घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे में विभाग ने सभी नागरिकों से मौसम को लेकर सतर्क रहने और एहतियात बरतने की अपील की है। अगर हम लोग 21 तारीख को आते हैं तो 21 तारीख में पूरे झारखंड में देख रहे हैं कि ऑरेंज अलर्ट है। तो ऑरेंज अलर्ट में हम लोग देख रहे हैं कि जो दक्षिणी और मध्य इलाके हैं वहीं पे ओलावृष्टि के साथ में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गर्जन, वज्रपात, उस समय हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे और उत्तरी इलाकों में गर्जन, वज्रपात इस समय हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे होने की संभावना है। और थोड़ा सा इम्पैक्ट कम होते हुए हम लोग देख रहे हैं 22 तारीख में येलो अलर्ट है, जहां की गर्जन वज्रपात की स्थिति पूरी झारखंड में देखने को मिलेगी। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलने की संभावना है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आ रहा है, एंटी साइक्लोन की वजह से जो मॉइस्चर आ रहा है उसका विंड कन्वर्जेंस हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों को काफी मॉइस्चर मिलेगा और जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, जो धूप है, बढ़ा हुआ टेम्परेचर की वजह से थंडरस्टॉर्म बनने के लिए अनुकूल स्थितियां होंगी। और क्योंकि अभी फ्रीजिंग लेवल थोड़ा सा नीचे रहता है, ओलावृष्टि की भी संभावना रहती है। और क्योंकि इस पीरियड में प्री मानसून में जो थंडरस्टॉर्म बनता है वो काफी सीवियर भी हो जाता है, तो तेज हवा भी चलने की संभावना रहती है, जिससे कि कमजोर पेड़, दरख्त ये सब गिरने की, पोल गिरने की
कमजोर दीवार घर छत तोड़ने की भी संभावना रहती है। तो ऐसे से आपको थोड़ा सा बचाव करना है और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के समय में आप घर में ही सुरक्षित रहें। वैसी स्थिति में सुरक्षित स्थान पे पक्के मकान के अंदर में रहें, बाहर निकलने से बचें। अगर बाहर निकलते हैं तो पेड़ के नीचे ना जाएं, इलेक्ट्रिक पोल के नीचे ना जाएं, बहुत ऊंचाई वाले स्थानों पे ना जाएं। तो थोड़ा सा आप कॉशियस रहेंगे तो उससे आप बचाव कर पाएंगे। तो आने वाले जो हम लोग देख रहे हैं कि 22-23 तारीख तक ऐसी स्थिति है। 24 तारीख से एक बार फिर से ये नॉर्मल होगा और जो रेनफॉल है वो भी कम हो जाएगी। साथ साथ में जो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के इवेंट्स हैं उसमें भी काफी कमी हम लोगों को देखने को मिलेगी और फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा। अभी जो हम लोग देख रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो 20 और 21 में है और इसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर भी थोड़ा सा जो मैक्सिमम टेम्परेचर है 20-21 में कुछ गिरता हुआ दिखेगा, जो कि फिर 23-24 से बढ़ता हुआ दिखेगा। धन्यवाद। और रामनवमी और हिंदू नववर्ष यात्रा को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली थाना परिसर में गुरुवार को शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारी, विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि व अखाड़ा के लाइसेंसधारी शामिल थे। सभी ने मिलजुल कर पर्व त्योहार मनाने का संकल्प लिया। इस बैठक में मुख्य रूप से ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग, डीएसपी संदीप भगत, इंस्पेक्टर सुरेंद्र प्रसाद, बीडीओ अरुण कुमार मुंडा, सीओ निकिता बाला और थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान उपस्थित रहे। बैठक में प्रशासन द्वारा पिछले साल की व्यवस्था की समीक्षा की गई, जिसमें ग्रामीण एसपी ने कहा कि जो भी सुविधा या व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई थी वही इस बार भी पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार रंकड़ी मंदिर के पास बैरिकेडिंग की जाएगी, ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी और रास्ते में पड़े बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मलबे को हटाने का काम किया जाएगा। ग्रामीण एसपी ने शांति बनाए रखने और पर्व की खुशी को आपसी भाईचारे से मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आप सभी खुशी के साथ एक दूसरे के साथ गले लगकर पर्व मनाएं और खुशियां बांटें। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर सीधे मुझसे संपर्क करें। उन्होंने ये भी कहा कि वे स्वयं रामनवमी जुलूस में शामिल होंगे और सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेश फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। जो लोग इस प्रकार का संदेश फैलाने का प्रयास करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रामनवमी को और नववर्ष को लेकर के हर वर्ष की भांति इस बार भी पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और तैयार है। हम लोगों ने आज यहाँ पे शांति समिति की बैठक भी की है। इसमें लोगों के द्वारा जो मुद्दे उठाए गए हैं कि उन लोगों को कहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था चाहिए, कहीं पे उनको ड्रोन की आवश्यकता है, कहाँ पे बैरिकेड कराया जाना है, इन सब चीज़ों पे चर्चा हुई है। उनके द्वारा जो बातें बताई गई हैं उन सब का हम लोगों ने संज्ञान लिया है और जैसा पिछली बार सारी व्यवस्था की गई थी इस बार भी वैसी ही व्यवस्था रहेगी। यहाँ पे हम लोग डीएसपी साहब को और हम खुद भी यहाँ पे आके काम करेंगे उस दिन और इंश्योर करेंगे कि हम लोग अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से रामनवमी के पर्व को मना सकें। और पूर्वी सिंहभूम जिला में 23 और 24 मार्च तक प्रमंडल स्तरीय PMFME महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गोपाल मैदान में आयोजित 2 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव करेंगे। इसे लेकर उपायुक्त अनन्य मित्तल एवं एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने कार्यक्रम स्थल पर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। मौके पर GMDIC रविशंकर प्रसाद, DTO धनंजय व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने मंच निर्माण, पंडाल, आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था, वाहनों की पार्किंग, सुगम यातायात व्यवस्था, स्टॉल निर्माण तथा विधि व्यवस्था संधारण की समीक्षा कर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम में PMFME के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वित्त पोषित इकाइयों द्वारा अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर मंत्री द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में असंगठित रूप से कार्य कर रहे छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण करना है। PMFME की मदद से सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता दी जाती है। ये योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को विकसित करने, उनका विस्तार करने और उनका उन्नयन करने में मदद करती है। प्रोसेसिंग महोत्सव 23 और 24 तारीख को बनाया जा रहा है, जिसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। विभिन्न स्टॉल यहाँ पर लग रहे हैं, जहाँ पर विभिन्न इंडस्ट्रीज़ और विभिन्न पार्टनर्स के द्वारा यहाँ पर अपनी सभी चीज़ों को डिस्प्ले किया जाएगा और माननीय मंत्री महोदय के आगमन का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है और उन्हीं के लिए सारी जो भी तैयारियाँ हैं उनके आगमन के लिए उसके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी और सुरक्षा व्यवस्था संबंधी
की आज जायजा लिया गया। सभी संबंधित डिपार्टमेंट्स को भी डायरेक्शन दिया गया कि इस कार्यक्रम को बड़े सुगम रूप से और बड़े सहज रूप से पूर्ण कराते हुए किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी घटना न हो, इसको हम लोगों ने तय किया। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम 2 दिवसीय कब से चालू होगी सर? 23 तारीख से चालू है, 23 तारीख लगभग 11 बजे से और 24 की शाम तक चलेगा। वहीं जमशेदपुर के उल्लीडी थाना क्षेत्र के हयात नगर में गुरुवार को 95 लाख रुपए की गहनों की चोरी का मामला सामने आया, लेकिन पुलिस की तत्परता से महज 2 घंटे में इसका खुलासा हो गया। ये मामला पूरी तरह से फर्जी निकला। जांच में पता चला कि मकान मालिक मोहम्मद इकलाक की पत्नी नाजरा परवीन ने पति के इलाज के लिए गहनों को बंधक रख दिया था और इसकी जानकारी तक अपने पति को नहीं दी, फिर चोरी की झूठी कहानी गढ़ी। गुरुवार सुबह इकलाक ने पुलिस को सूचना दी कि रात में चोर छत के रास्ते घर में घुसे और अलमारी का ताला तोड़कर 95 लाख रुपए के गहनों की चोरी कर ली। सूचना मिलते ही उल्लीडी थाना प्रभारी कुमार अभिषेक के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। पूछताछ के दौरान इकलाक और उनकी पत्नी नाजरा ने चोरी की घटना की जानकारी दी, लेकिन उनके बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि घर में किसी भी दरवाजे या अलमारी का ताला टूटा हुआ नहीं था, ना ही कुंडी पर किसी तरह के निशान थे। शक होने पर पुलिस ने नाजरा परवीन से सख्ती से पूछताछ की तो उसने चोरी की झूठी कहानी बनाने की बात कबूल की। नाजरा ने बताया कि उसके पति इकलाक की तबीयत लंबे समय से खराब चल रही थी, इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने 2021 से ही धीरे धीरे गहनों को बंधक रखना शुरू कर दिया था। इस बारे में उसने इकलाक को जानकारी नहीं दी थी। 20 तारीख को सुबह में उल्लीडी थाना को सूचना मिली कि हयात नगर में रहने वाले मोहम्मद इकलाक के घर करीब नंबर्स वेरी करते हैं, बट बहुत सारा गहना का चोरी हुआ था, जो नंबर्स वेरी फ्रॉम 50 लाख टू अराउंड 1 करोड़। बट जैसे ही हमें इसकी सूचना मिली तो थाना प्रभारी ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए घर पे गए, पूछताछ की, जांच की और फिर पता चला कि मोहम्मद इकलाक असल में किसी डिजीज से ग्रसित है। तो इनकी पत्नी ने उस गहने को बिना उनको सूचित किए उसको गिरवी रख दिया था इनके इलाज के लिए, साक्षी में एक जगह जाके गिरवी रख दिया था। तो फिर जब हमने पूरा जांच किया और हमने इसमें पूरी जांच करवाई थी तो ज्यादा हमने उनसे लिखित में एक आवेदन दे लिया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनको पता नहीं था कि उनकी पत्नी ने ये किया है और आगे वो कोई आवेदन में कंप्लेंट नहीं चलना चाहते। जमशेदपुर के उल्लीडी में शुक्रवार की सुबह एक सरकारी स्कूल के क्लासरूम में युवक का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और छानबीन की। मृतक की पहचान उल्लीडी निवासी 24 वर्षीय सौरभ शर्मा उर्फ पवन के रूप में हुई है। सौरभ का शव राष्ट्रीय मध्य विद्यालय कुंवर सिंह रोड के सरकारी स्कूल के दूसरे तल्ले पर मिला। उसकी हत्या गला रेत कर की गई थी, इस कारण शव पूरी तरह से खून से लथपथ था। परिजनों का कहना है कि गुरुवार की शाम सौरभ घर से निकला था। रात 9 बजे तक उससे मोबाइल पर बात हुई थी। बंद स्कूल में वो कैसे अंदर घुसा समझ नहीं आ रहा है। स्कूल में मेंटेनेंस का काम चल रहा था। शुक्रवार सुबह जब स्कूल खोला गया तो दूसरे तल्ले के क्लासरूम में खून से लथपथ सौरभ का शव पाया गया। परिजनों के अनुसार सौरभ नशे का आदी था, लेकिन वह स्कूल में कैसे पहुंचा इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक के मौसेरे भाई राजू ने बताया कि सौरभ गुरुवार शाम को घर से निकला था। रात 9 बजे तक वीडियो कॉल पर उससे बात हुई थी, इसलिए मुझे लोकेशन पता था। इसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। राजू के अनुसार जब रात भर वो घर नहीं पहुंचा तो सुबह सौरभ को ढूंढने के लिए परिजन स्कूल की ओर पहुंचे। यहां देखा कि स्कूल में भीड़ लगी हुई है। पूछने पर पता चला कि किसी युवक का मर्डर हुआ है। जब फोटो देखा तो पता चला कि ये सौरभ ही है। परिजनों ने किसी भी तरह के विवाद से इनकार किया है। ये ऊपर उल्टी का रहने वाला युवक है और हमारे छोटे भाई जैसा है सौरभ, और बहुत ही बेरहमी से इसका मतलब एक जन से तो नहीं किया होगा, क्योंकि जैसा अभी जांच में जो अभी दिखा है गला रेत कर उसकी हत्या हुई। और कल से ही उसका खोजबीन चल रहा था। कल रात में 9 साढ़े 9 बजे तक घर वालों से बात हुई थी इसका, हम आ रहे तो बोले कि घर में आवाज़ तो नहीं आया। सुबह बाद में फिर कुछ देर के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। सुबह जब खोजने के निकला तो स्कूल जब खुली, स्कूल में जो अभी डेड बॉडी मिली है, स्कूल जब खुला तो यहाँ के स्कूल के लोगों को पता चला कि यहाँ स्कूल में लाश पड़ा हुआ है। तब यहाँ भीड़ जुटा, भीड़ जुटने के बाद में जब घर वाले लोग जब खोजने निकले थे वो देखें कि यहाँ पर अगर इतना भीड़ क्यों है, तब यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ पे इसका हत्या हुई।
इधर जमशेदपुर के डिमना चौक के समीप गुरुवार को हिंदू उत्सव समिति द्वारा नववर्ष यात्रा के पूर्व ध्वज पूजन कार्यक्रम का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर शहर के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में हिंदुवादी लोग, विशेषकर मानगो क्षेत्र के लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में उन भगवा ध्वजों का सनातन विधि विधान से पूजन किया गया जिनमें पूरे शहर को नववर्ष यात्रा के दौरान सजाया जाएगा। पूजा का आयोजन हिंदू उत्सव समिति के संरक्षक उपेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में हुआ। इस ध्वज पूजन कार्यक्रम में समाज के गणमान्य नागरिक, मातृशक्ति, युवा शक्ति और क्षेत्रीय लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर सभी ने ये संकल्प लिया कि 29 मार्च को होने वाली नववर्ष यात्रा को तन, मन और धन से सफल बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। इस यात्रा के दौरान शहर में धार्मिक उल्लास और भाईचारे का संदेश फैलाने की भी अपील की गई। मौके पर श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के अध्यक्ष बापी पात्रो, कन्हैया सिंह, जिला परिषद कविता परमार समेत अन्य उपस्थित थे। भुजा उखारे बाएं भुजा असुर धल मारे, दाहिने भुजा शंत शवतारे। अब होने के मतलब समझ लीजिए कि आज से हम लोग इधर यहाँ से लेकर के मानो जहाँ तक आपको सजाना है, झंडा बैनर जो भी है वो पूजा हो गया। क्या बोलते हैं झंडे का, अब जहाँ चाहिए हम लोग यहाँ से लेकर के मतलब आज ही से, अभी थोड़ी देर बाद शांति हो जाए, यहाँ से अभी झंडा हम लोग सजाना चालू करेंगे, वो बांधना चालू करेंगे। वो मतलब यहाँ से लेकर के समझ लीजिए पूरा मानगो पुल पार तक समझ लीजिए कि पूरा एकदम भगवा हो गया। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका से जुड़ी पंचायत के गिरी गोवर्धन टोला में रहने वाले लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। टोला में स्थित चापाकल और जल मीनार पिछले 10 महीनों से खराब पड़े हैं, जिसके कारण इस गांव के 70 परिवारों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। हम लोग को पानी देना होगा, हम लोग को पानी देना होगा। इसे लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। शुक्रवार को महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर अपना आक्रोश प्रदर्शन के रूप में व्यक्त किया। महिलाओं ने बर्तन लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि वे बीडीओ कार्यालय, पीएचडी विभाग और अन्य जनप्रतिनिधियों के पास कई बार जाकर अपनी समस्या को उठाते उठाते थक चुकी हैं। गांव की कनिका गोप, अंबिका गोप, रेखा गोप और सौरभ चटर्जी ने कहा कि उन्होंने सभी जगह दरवाजा खटखटाया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मजबूरन उन्हें बर्तन लेकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पास के एक निजी चापाकल से थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ तालाब सूख चुका है। इस कारण कपड़ा धोने और नहाने के लिए भी भारी मुश्किल हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि जल्द ही चापाकल और जल मीनार का मरम्मत नहीं होता तो वे प्रखंड कार्यालय में डेगची, बाल्टी और मटका लेकर धरना देंगे। 10 महीना से चापाकल खराब है, इसको जल्दी से ठीक करो। देखिए ये जो है गिरी गोवर्धन टोला, जुड़ी का गिरी गोवर्धन टोला है, जिसमें आपको लगभग 70-80 घर जो है यहाँ पर प्रभावित है। और यहाँ पे सोलर टंकी का जो सप्लाई है पानी का, ये लगभग 10 महीने से जो है खराब पड़ा है। और इसको लेकर जो है यहाँ के ग्रामीण और जो भी पेयजल लेने वाले जो लोग हैं, ये बहुत ही मुश्किल में है। और गर्मी भी शुरू हो गया है तो बगल के घर से पानी जो है लिया जा रहा है। हमको लगता है कि अगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा तो वहाँ से भी मिलना बंद हो जाएगा। और ये एक तरह से यहाँ का लाइफलाइन है ये पानी का। और सभी जगह पर जो है इन लोगों ने शिकायत किया, संबंधित अपने इंजीनियर से भी बात हुआ और जो भी पदाधिकारी है जिम्मेदार, सभी से संपर्क करने के बाद भी जो है अभी तक ये बना नहीं है। तो इसीलिए जो है आज ग्रामीण यहाँ पर एकजुट होकर अपना प्रदर्शन कर रहा है और अपनी पानी के लिए अपना मांग को रख रहा है। और इन लोगों का ये है कि अगर इससे भी अगर नहीं बनता है तो आने वाले समय में जो है सभी को पोटका में जो प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय है उसके सामने में सबको पानी का जो बर्तन है इसको लेकर हम लोग प्रदर्शन करने का काम करेंगे। এখন তো আমাদের জলের দমে দিক্কত আছে, অনেক দিন হইলেও 1 সাল হতে যাচ্ছে, কিন্তু এখন তো আমাদের নলটা খারাপ হয়ে রয়েছে। আমরা জলের দি করি ইঠিন হই বলছি, লোকের ঘরের জলের লে আনছি, ওরা তো আর খরা দিনে বেশি জল আমরাকে দিবেন নাই। তেমন করে আমাদের এই ঠিনের নলটাকে আমরা চাইছি যে চাঁড়ে যেমন যত চাঁড়ে পারবেন বনাই দেন বলি করি। এখানে আমাদের 50টা ঘর আছে, 50টা ঘরের যে জল আমরা কি করি খাচ্ছি, কি করি
ধোয়া দেখলা করছি ওটা আমরাই জানি, কত যে সমস্যা আমরাকে সমাধান করতে পড়ছে ডেলি, একবার সকালে সন্ধ্যা রাত সকাল তक उटा हमाराई जानची। राजधानी रांची के सिरमटोली स्थित सनास हल के समीप बने फ्लाईओवर रैंप मामले का विवाद गहराता नजर आ रहा है। इसे लेकर आगामी 22 मार्च को आदिवासी समुदाय ने रांची बंद का आह्वान किया है। पूरे मामले पर झारखंड विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में झारखंड के सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। झारखंड विधानसभा में भरागोड़ा के प्रतिनिधित्व कर रहे विधायक समीर मोहंती का कहना है कि इस सिरमटोली रैंप मामले को विवादित करने का काम विरोधी विपक्षी भाजपा का है। अच्छा राजा रहने के बाद भी एक दो विरोध करने वाले होते ही हैं, परंतु वर्तमान राज्य सरकार काफी सुचारू रूप से राज्य के कामकाज को चला रही है। हमारी सरकार ने आदिवासियों के धर्मस्थल को सुसज्जित करने का काम वर्तमान में किया है। वहीं सत्ता पक्ष के मांडर कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ आदिवासियों की वार्ता हुई है और समिति के लोगों के द्वारा बताए गए विषयों के अनुरूप अधिकारियों को मुख्यमंत्री के निर्देशित भी किया है, परंतु अब इस मामले पर कुछ राजनीतिक संगठनों का हस्तक्षेप देखा जा रहा है जो गलत है। विरोध तो कौन विरोध करवा रहा है? बोलिए, जो विरोधी है वही विरोध करवा रहा है। कौन करवा रहा है विरोध? भारतीय जनता पार्टी विरोध करवा रहा है। विरोध हमेशा रहेगा। अच्छा राजा भी जब था उस समय भी प्रजा में दो विरोध करने वाला था, लेकिन बेहतर ढंग से सरकार चला रहा है। आप अगर आप 24-25 साल का आकलन करिएगा तो निश्चित रूप से 17 साल में झारखंड को भारतीय जनता पार्टी जो नहीं दिया है उसका 10 गुना काम हम लोग करने का। आप लोग जानते होंगे कि वहाँ के जो लोग हैं वो आके माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल के गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से तमाम समिति के लोगों की वार्तालाप हुई और उन्होंने जैसा चाहा वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अधिकारियों को निर्देशित किया, मगर अब हम उसमें देख रहे हैं कि कुछ राजनीतिक संगठन भी घुस गए हैं, तो ये गलत है। धर्म के नाम पे राजनीति करना ये किसका पेशा है, किसका नियत है, इस चीज़ को तो जनता जानती है, मीडिया भी जानती है, तो मुझे लगता है इसमें अतिरिक्त मुझे बोलने की आवश्यकता है। राहुल गांधी वह विपक्षी भाजपा से बरकट्ठा विधायक अमित यादव ने इस विषय पर कहा कि सरकार को सरना स्थल में लोगों को आने जाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल की जानी चाहिए। किसी भी धार्मिक समुदाय के लोगों का धार्मिक भावना पर ठेस नहीं पहुंचे, इस पर सरकार को ख्याल रखना चाहिए। ये मामला सदन में पहले से भी आया था। इसमें मैं आग्रह करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि अगर वहाँ पे सरना स्थल है और लोगों को आने जाने में तकलीफ़ हो रही है तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। चूँकि धार्मिक स्थल है, किसी भी समुदाय का भी हो, तो वहाँ पे उनके मतलब भावना के साथ ठेस नहीं पहुँचे, इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए सरकार को। और अगर कुछ ऐसा है तो डायग्राम 19-20 किया जा सकता है, रैम्प बनाया सकता है, उसको किनारे से किया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है। अपने इंजीनियर लोग के पास काफ़ी विकल्प होते हैं और लोगों की जो इच्छा है, जो भावना है, कोई भी कार्य लोगों के लिए होता है, तो लोगों से एक बार विचार विमर्श करना चाहिए, उनके साथ स्थल विजिट करना चाहिए और निश्चित रूप से उसका वैकल्पिक व्यवस्था बनाना चाहिए सरकार। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।